हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12। पहले वीडियो में आज मैं फिर उपस्थित हूँ इंटरमीडिएट क्लास 12 लेसन 2 का सेकंड पार्ट लेकर। पहला पार्ट बना के मैंने यूट्यूब पर सेंड कर दिया था, अपलोड कर दिया था। तो जिस किसी ने पहला पार्ट ना देखा हो तो पहला पार्ट पहले देख लीजिएगा। ये सेकेंड लेसन आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकेंड लेसन का मैं सेकेंड पार्ट आपको अब अपलोड कर रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा, पहले पार्ट में क्या होता है, किस प्रकार अनीस जंग और साहब की मुलाकात होती है, किस प्रकार साहब अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है, कैसे रहता था, कहाँ से आया है। तो पहले पार्ट में ये सब बताया गया है। अनीस जंग कौन है ये भी मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ है। अनीस जंग इस लेसन 2 यानी कि जो लास्ट लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, इसकी लेखिका हैं। आगे देखिएगा, तो पहले पार्ट में क्या होता है, कहानी कहाँ पर ख़त्म होती है। कहानी वहाँ पर ख़त्म होती है कि साहब किसी प्ले ग्राउंड के पास खड़ा रहता है बाहर की ओर और अनीस जंग उससे मुलाकात होती है उसकी। आगे देखिएगा, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, यानी कि वो कहता है जब वहाँ पर कोई होता नहीं है। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है कि जब वहाँ कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाया करता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है ना। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहब भी टेनिस के जूते पहने हुए था। जो अंदर प्लेयर्स ने जो जूते पहने हुए थे वही जूते साहब पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र प्रतीत हो रहे थे। ओवर ही डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, शॉर्ट होता है हाफ पैंट हाफ शर्ट, यानी कि उसकी हाफ पैंट और हाफ शर्ट जो डिस्कलर्ड भद्दे जो कपड़े पहने हुए था, उसके उन भद्दे कपड़ों पर वो जो जूते थे टेनिस वाले वो बड़े विचित्र लग रहे थे, अजीब लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, वो कहता है कि किसी ने मुझे दिए हैं ये जूते। He says in the manner of an explanation, यानी कि वो बताते हुए कहता है, समझाते हुए कहता है कि किसी ने ये जूते मुझे प्रदान किए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, और बात यह है कि वो जो जूते थे वो डिस्कार्डेड थे, यानी कि त्यागे हुए थे। आप सम रिच बॉय, यानी कि किसी अमीर लड़के के द्वारा, वो किसी अमीर लड़के के द्वारा त्यागे हुए जूते थे। Because who perhaps refused to wear them, शायद जिसने इन्हें पहनने से मना कर दिया होगा। परहैप्स रिफ्यूज़, मना कर दिया होगा। टू रिफ्यूज़ टू वियर, पहनने के लिए। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से एक जूते में क्या हो गया था, होल हो गया था, सुराख हो गया था, गड्ढा हो गया था, यानी कि फट गया था जूता। डज नॉट बॉथर हिम, और उसने दोनों जूते त्याग दिए। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, लेकिन जो हमेशा नंगे पैरों टहला है, जिसके पास जूते नहीं थे, जिसके पास चप्पल नहीं थे। इवन शूज विद ए होल, तो ये छेद वाले जूते भी, फटे जूते भी, इज ए ड्रीम कम ट्रू, यानी कि उसके लिए सपने सच होने जैसा है। अर्थात जिसने कभी जिंदगी में जूते देखे ना हो, जो हमेशा नंगे पैरों टहला हो, तो उसके लिए ये ड्रीम कम ट्रू, यानी कि सपने सच होने जैसा है। बट द गेम इज ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो जो गेम देख रहा था ना सो इंटेंटली, बड़े ध्यान से, वो उसकी पहुंच से बाहर है। जो टेनिस का गेम देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, इस आज की सुबह साहब कहाँ था, साहब वो उस मिल्क बूथ वाले रास्ते में था, यानी कि उस रास्ते से जहाँ पर दूध लेते जाता है वो। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन होता है। आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, वो कहता है मैं सड़क के किनारे अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वो कहता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी कि उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि वो सड़क के किनारे जहाँ चाय की दुकान है अब मैं वहीं पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे सारा खाना दिया जाता है पेट भर, और मुझे 800 रुपये भी दिए जाते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, तो अनीस जंग उससे पूछती हैं क्या तुम्हें जॉब पसंद है, नौकरी पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट, तो हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो उसके चेहरे पर जो चिंता मुक्त लकीरें रहती थी ना, चिंता मुक्त जो उसका लुक रहता था, एटीट्यूड रहता था, वो खो चुका था, ठीक है ना। हैज़ लॉस्ट, उसके चेहरे का जो चिंता मुक्त जीवन था, ये चिंता मुक्त जो लकीरें थी वो खो चुका था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर, जो स्टील का कनिस्टर था, स्टील का बर्तन था, उसको बहुत भारी लग रहा था। देन द प्लास्टिक बैग, यानी कि उसकी प्लास्टिक बैग माने होता है बुरिया, उसकी बुरिया से जो उसका स्टील कनिस्टर था वो बहुत भारी लग रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी कि वो प्लास्टिक की बोरिया अपने कंधे पर बड़ी हल्के से ढो लेता था, हल्के से वहन कर लेता था, उठाकर चल लेता था। द प्लास्टिक बैग वॉज हिज, जो प्लास्टिक की बोरिया थी वो स्वयं की उसकी थी। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और जो कनिस्टर था वो किससे संबंधित था, वो उस आदमी से संबंधित था हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक था।
साहब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, क्योंकि साहब इसलिए दुखी था, साहब को कनिस्तर इसलिए भारी लग रहा था क्योंकि वो स्वयं का खुद का मालिक नहीं रहा। ठीक है, अब वो स्वयं का खुद का मालिक नहीं रहा, इसलिए साहब को कनिस्तर भारी लग रहा था। अब देखिए, अब यहाँ से कहानी साहब की खत्म हो जाती है और दूसरी कहानी स्टार्ट होती है मुकेश की। अब देखिए मुकेश क्या कहता है, मुकेश की कहानी स्टार्ट होती है। मुकेश कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, तो मुकेश भी खुद का मालिक बनने पर जोर देता है, यानी कि वो भी खुद का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, तो अनिल सिंह उससे पूछती हैं क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता भी है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, तो मुकेश कहता है सीख लूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, वो सीधा मेरी आंखों में देखता हुआ कहता सीख लूंगा कार चलाना। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his town फिरोजाबाद। तो his dream looms, उसका सपना जो है वो भटकता रहता है, like a mirage, धूल की तरह है, amidst the धूल, उसी धूल में, ऑफ स्ट्रीट्स, यानी कि उन गलियों की धूल में, उन गलियों की भीड़ में उसका सपना जो है भटक जाता है, खो जाता है, जिस धूल से, जिस भीड़ से उसका टाउन फिरोजाबाद भरा पड़ा है। ठीक है ना, यानी कि जिस धूल से या जिस भीड़ से उसका फिरोजाबाद भरा पड़ा है, उसी धूल में या उसी भीड़ में उसका जो सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, वो भटकता रहता है, खो जाता है। फेमस फॉर हिज बैंगल्स, और जो फिरोजाबाद है वो किस लिए फेमस है, चूड़ी बनाने के लिए, बैंगल मतलब चूड़ी बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार, इंगेज शामिल है, बिजी है, व्यस्त है, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने में। ठीक है ना, तो फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि भारत के कांच पिघलाने वाले उद्योग का ये केंद्र है। ठीक है ना, भारत में कांच पिघलाने वाले उद्योग का क्या है, फिरोजाबाद केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव, जहां पर परिवारों ने व्यतीत कर दिए हैं, स्पेंड जनरेशन से व्यतीत कर दिए हैं, जनरेशन से व्यतीत कर दी हैं, पीढ़ियां खपा दी हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेस, यानी कि भट्टी के चारों ओर काम करते हुए, यानी कि भट्टी पर काम करते हुए जहां पर लोगों ने पीढ़ियां खपा दी हैं। बिल्डिंग ग्लासेस, कांच पिघलाने में, मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियां बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे सारी धरती पर जितनी भी महिलाएं विद्यमान है, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, यानी कि धरती पर जितनी भी महिलाएं विद्यमान हैं उनके लिए ग्लास पिघलाना, यानी कांच पिघलाना, चूड़ी बनाने में उन्होंने क्या किया, पीढ़ियां खपा दी हैं। आगे देखिए, मुकेशास फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का भी परिवार इनमें से एक है, यानी कि चूड़ी बनाने वाले जो परिवार हैं इनमें से ही मुकेश का परिवार है। नन ऑफ देम नो दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, यानी कि उनके जैसे लड़कों का ग्लास की भट्टी पर काम करना इलीगल था, लेकिन कोई जानता नहीं था, यानी कि फिरोजाबाद में ये कोई नहीं जानता था कि मुकेश जैसे लड़कों का कांच की भट्टी पर काम करना एक आपराधिक कार्य था, संविधान के खिलाफ कार्य था। हाई टेम्परेचर, जो भट्टी उच्च तापमान की होती थी, डिंगी सेल्स, सकरी कोठरियों में बनी होती थी, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां ना हवा होती थी ना प्रकाश होता था, ऐसी कोठरियों में काम करना वो भी मुकेश जैसे लड़कों का क्या था, इलीगल था। ठीक है ना, यानी कि जब उच्च ताप की होती थी, सकरी कोठरियों में बनी होती थी, ऐसी कोठरियां जहां ना हवा जाती थी और ना लाइट जाती थी, ऐसी कोठरियों में मुकेश जैसे लड़कों का कार्य करना इलीगल था, लेकिन वहां कोई जानता नहीं था। नन ऑफ देम नो, यानी कोई नहीं जानता था। इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of hot furnace where they slog their daylight hours। अब देखिएगा, इफ इन्फोर्स्ड, अगर उन्हें मजबूर भी किया जाए, दैट द लॉ, यानी कि यही उनका नियम था। इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, यानी कि वो जो पूरे 20,000 बच्चे हैं, अगर उनको मजबूर भी किया जाए, अगर उनको प्रताड़ित भी किया जाए, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, अगर उनको उनकी भट्टी से दूर भी किया जाए, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां पर अपने दिन रात व्यतीत करते रहते हैं, ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस, और अक्सर क्या होता है उनके साथ, अक्सर उनके साथ ये होता है कि वो खो देते हैं, लॉसिंग मैंने खो देते हैं, ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, यानी कि उन भट्टियों पर काम करते हुए वो अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। सारे जो 20,000 बच्चे हैं, यानी कि लगभग 20,000 बताया गया है, एकदम ये करेक्ट काउंटिंग नहीं है। आगे देखिए,
मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। अब मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है, मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, यानी कि जैसे वो मुझको घर ले जाने के लिए तैयार करता है या मुझे घर ले जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। विच ही प्राउडली सेज, तो वो बड़े गर्व से कहता है बीइंग रीबिल्ट, क्या कहता है, हाँ, जब वो कहता है कि मेरा घर जो है वो फिर से बनाया जा रहा है, ठीक है, होम की बात करता है ना, तो क्या कहता है इज बीइंग रीबिल्ट, विच माने जो, ही प्राउडली सेज यानी कि बड़े गर्व से कहता है, बीइंग रीबिल्ट माने उसका घर जो है फिर बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स, जो सकरी गलियां होती हैं, हम उन सकरी और गंदी गलियों में उतरे। चोक्ड विद गार्बेज, जो अवरुद्ध थी, भरी हुई थी, भरी पड़ी थी, गार्बेज माने कूड़े कचरे से, पास्ट होम्स, उन घरों के पास से गुजरे, दैट रिमेन हॉल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि जो इन सारे घरों की जो दीवारें थी वो क्रम्बलिंग थी, यानी कि गिरने वाली थी, ढह जाने वाली थी। वॉबली डुअर्स यानी कि कमजोर गेट लगे हुए थे, नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड माने कतारबद्ध थी, यानी कि भीड़ लगी हुई थी, विद फैमिलीज माने परिवारों की, आप ह्यूमंस माने मानवों की और जानवरों की। को एग्जिस्टेंस इन द प्रीमाइवल स्टेट, यानी कि वहां पर उस गली में, जिस गली में वो लेखिका अनेस जंग गई, वो कैसे थे, यानी उन घरों के पास से होकर गुजरे जो जहां की गलियां एकदम कूड़े से अवरुद्ध थी, जहां के जो घर थे वो क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि उन घरों की दीवारें ऐसी थी जैसे ढह गई हों। वो भी डूअर्स, कमजोर दरवाजे लगे हुए थे। नो विंडोज, उन घरों में कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यानी कि वहां पर परिवारों में मानवों और एनिमल्स की, यानी कि जानवरों की ऐसी भीड़ थी जैसे वो प्रदर्शित कर रहे हों प्रीमाइवल स्टेट, यानी कि आदिमानव की स्थिति को। जिस प्रकार आदिमानव अपने परिवार में जानवरों और बच्चों के साथ रहता था, जानवरों और मानवों के साथ रहता था, उसी प्रकार वो लोग रह रहे थे, ठीक है। ही स्टॉप्स एट द डोर वन ऑफ सच हाउस, उनमें से किसी घर पर, वो किसी दरवाजे पर रुका, ठीक है ना, उनमें से किसी एक घर के दरवाजे पर वो रुका। बैंग्स ए बॉबी आयरन डोर विद हिज फुट, तो जहां पर टीन का दरवाजा लगा हुआ था, आयरन डोर, ठीक है ना, टीन का दरवाजा यानी टटवा लगा हुआ था, उस पर वो लात मारता है, एंड पुश इट ओपन, और धक्का मारकर इसे खुलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, हम एक अर्ध निर्मित घर में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, हाफ बिल्ट माने अर्ध निर्मित, यानी कि आधे बने घर में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक भाग में थैच्ड जानते हैं, छप्पर, ठीक है ना, विद डेड ग्रास, यानी कि जो सूखी घास का छप्पर था वो बना हुआ था एक कोने में। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच साइड्स ए लार्ज वेसल, यानी कि उसी छप्पर के नीचे एक चूल्हा जल रहा था जिसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था, ऑफ सीजलिंग स्पिनैच लीव्स, और जिसमें सीजलिंग माने उबल रही थी, स्पिनैच लीव्स माने पालक की पत्तियां, ठीक है ना। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, यानी कि कटी हुई सब्जियां रखी थी, ठीक है। चूल्हे पर बड़ा बर्तन रखा हुआ था जिसमें पालक उबल रही थी, और जमीन पर एल्यूमिनियम की बड़ी प्लेटों में कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, चॉप्ड वेजिटेबल्स। ए फ्रायल यंग वुमेन, एक सुंदर युवती, इज कुकिंग द इवनिंग मील, क्या कर रही थी, शाम का भोजन बना रही थी। तो शाम का भोजन बना रही थी फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, यानी कि वो अकेली लड़की, अकेली युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। थ्रो आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, तो वो अकेली युवती शाम के खाने की तैयारी कर रही होती है। थ्रो आइज फिल्ड, उसकी आंखें भरी हुई होती हैं, विद स्मोक, धुएं से, शी स्माइल्स, यानी कि जो उसकी आंखें थी वो धुएं से भरी हुई थी, यानी कि उसकी आंखों में आंसू भी थे। शी स्माइल्स, यानी कि फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश, वो कौन थी, वो मुकेश की पत्नी थी, सॉरी मुकेशाज एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, यानी कि साल उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, और उसको परिवार में बहू के रूप में रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलती थी, यानी कि लोग उसको बहू करके कमांड करते थे, ठीक है, आज्ञा देते थे। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो पूरे परिवार की डॉटर इन लॉ थी, बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, यानी कि
ऑलरेडी मैंने पहले से ही चार्ज ऑफ 3 मैन, यानी कि 3 व्यक्तियों का उस पर भार था, हर हस्बैंड, उसके पति का, मुकेश और उसके पिता का, ठीक है ना, 3 लोगों का उस युवती पर भार था। When the older man enters, और जब बड़े व्यक्ति घर में प्रवेश करते हैं, she gently withdraw behind the broken wall and bring her veil closer to her face। अब देखिए क्या होता है, जब बड़े आदमी घर में प्रवेश करते हैं, सी जेंटली माने बड़े उदारता से, बड़े शालीनता से, विड्रा बिहाइंड यानी कि पीछे खसक जाती है, ब्रोकन वॉल टूटी हुई दीवार के पीछे खसक जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल और अपने घूंघट को, क्लोजर माने बंद कर लेती है, घूंघट से बंद कर लेती है, हर फेस माने अपने चेहरे को, एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि प्रथा यानी जैसे कि रीति है, ठीक है ना, यानी कि जब घर में बड़े प्रवेश करते हैं तो बहुएं अपना घूंघट से चेहरा बंद कर लेती हैं, वैसे ही वो कर लेती है। डॉटर्स इनला मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, यानी कि जो मेल, जो घर के बुजुर्ग, पुरुष बुजुर्ग होते हैं, ठीक है ना, उनके सामने वो अपने चेहरे को दियर मस्ट वेल, यानी कि उनके सामने वो घूंघट करती हैं, ठीक है ना, मस्ट वेल दियर फेसेस मैंने अपने चेहरे पर घूंघट करती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवर्स डीड बेंगल मेकर, और यही जो बड़े बुजुर्ग थे इनके घर के, वो बैंगल मेकर थे, ठीक है ना, बैंगल बनाने में व्यस्त थे, चूड़ी बनाने में मस्त थे, व्यस्त थे। डिस्पाइट, आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स हार्ड लेबर, यानी कि बड़े कई वर्षों की कड़ी परिश्रम के बाद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक टेलर के रूप में काम किया, देन ए बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया। He has failed to renovate a house, यानी कि इतने कड़े परिश्रम के बाद भी, टेलर के रूप में काम करने पर, बैंगल मेकर के रूप में काम करने पर के बाद भी वो एक घर बनाने में फेल रहे, असफल रहे। Send his 2 sons to school, अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेजने में असफल रहे। All he has managed, जो कुछ भी उनसे हो सका, to do is teach them what he knows, यानी कि जो कुछ भी उनसे हो सका उन्होंने क्या किया, उनको सिखाया जो वो जानते थे, यानी कि मुकेश के पिता से जो कुछ भी हो सका उन्होंने मुकेश और अपने लड़कों को सिखाया। क्या सिखाया? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला सिखाई, ठीक है। आगे देखिएगा, इट इज़ हिज कर्मा, ये इनके कर्म है, हिज डेस्टिनी, इनके भाग्य हैं, सेज मुकेश आस ग्रैंड मदर। अब ये देखिए मुकेश की दादी कहती हैं, क्या कहती हैं, ये इनके कर्म हैं, इनके भाग्य हैं। हु हैज वाच्ड हर ऑन हस्बैंड, जिसने अपने स्वयं के पति को देखा था गो ब्लाइंड माने अंधा होते हुए, ठीक है ना, यानी कि मुकेश की माँ ने अपने पति को स्वयं अंधा होते हुए देखा था, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ी बनाने के जो ग्लास होते हैं उनकी पॉलिश से, उनकी चमक से अपने पति को उसने अंधा होते हुए देखा था। कैन ए गॉड गिवन लाइनेस ओवर बी ब्रोकन, तो मुकेश की दादी कहती है कैन ए गॉड गिवन लाइन है, यानी कि ईश्वर की दी हुई रीति, यानी कि ईश्वर की दी हुई लीक क्या कभी तोड़ी जा सकती है? रीति तोड़ी नहीं जा सकती। सी इम्प्लाइज, वो आगे बताती हैं, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि चूड़ी बनाने के वाले की जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ी बनाने के सिवा कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घरों में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, प्रत्येक फिरोजाबाद की गली में उन्होंने चूड़ियों के सिवा और कुछ देखा ही नहीं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, कैसी चूड़ियाँ थी। चूड़ियों का रंग बताया गया सनी गोल्ड, यानी कि सूर्य जैसी चमकती हुई चूड़ियाँ, पैडी ग्रीन, धान जैसी चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू जो शाही नीली चूड़ियाँ होती हैं, पिंक और गुलाबी चूड़ियाँ, पर्पल कलर जो अर्धबैंगनी होता है। एवरी कलर बॉर्न आउट द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी कि जो इन सारे रंगों की जो चूड़ियाँ थी इनसे क्या बन रहा था, बॉर्न आउट द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी कि 7 रंग का इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लाई इन द माउंट्स, जो छिपा हुआ था, इन अनकम्प्लीटेड यार्ड्स, यानी कि खुले हुए आंगन में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, यानी कि वो चूड़ियाँ कहाँ रखी जाती थी, ढेर बनाकर रखी जाती थी 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, यानी कि जो ठिलिया होते हैं ना, 4 व्हील्ड 4 पहिया वाली ठिलिया, हैंड कार्ट माने जो हाथों से धक्का दी जाती है, ठीक है, जो हाथों से चलाई जाती है, उस 4 पहिए वाली गाड़ी पर वो ढेर के रूप में रखी जाती हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, और जो घर के युवा लड़के होते हैं, जो घर के युवा व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा उस गाड़ी को ले जाया जाता है एलॉन्ग द नैरो लेन्स, उन सकरी गलियों में, द सेंटी टाउन, भीड़ बड़े शहर में, ठीक है ना, यानी भीड़ बड़े शहर में वो ढेर लगाकर ठिलिया पर क्या करते हैं, उनको धक्का लेकर उन गलियों में फेरी लगाते हैं, ठीक है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन
डार्क माने अंधेरी भरी झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जिनमें हमेशा जला करते हैं, फकफकाया करते हैं, ठीक है ना। फ्लिकरिंग माने जो फकक फकक के जलते हैं, फ्लेम्स माने ज्वालाएं जिनकी ऐसे वहाँ पे चिराग जलते रहते हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, जिसके चारों ओर लड़के और लड़कियां बैठे रहते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता और पिता के साथ में, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, यानी कि वो होता क्या है, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, यानी कि रंग बिरंगे कांच जो पिघले हुए होते हैं उनके साथ बैठे रहते हैं। इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, ठीक है, यानी कि सर्कल ऑफ बैंगल्स में चूड़ियों के घेरे में। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी कि देयर आइज आर मोर एडजस्ट, यानी कि आंखें जो हैं वो अधिक अभ्यस्त हैं, अधिक ये कह लो कि अधिक फुर्ती में रहती हैं। कहाँ पर, टू द डार्क, अंधेरे में, देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी कि प्रकाश की अपेक्षा उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे में अधिक कार्य करने के अधिक अभ्यस्त हैं, ठीक है। दैट इज वाई, और यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आइट साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी कि इससे पहले कि वो प्रौढ़ नहीं हो पाते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं, इससे पहले वो अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। एंड अप लॉसिंग देयर आइट साइड। ओके, आगे देखिएगा। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता जो होती है वो एक युवा लड़की है जो पिंक ड्रेस पहने हुए है, और ड्रैप, ड्रैप माने गंदी। सिट्स एलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, सिट्स एलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, यानी कि एक बुजुर्ग महिला के पास में बैठी हुई होती है। शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और वो ग्लास यानी कि पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को आकार दे रही होती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द ट्रॉन्ग्स ऑफ मशीन, यानी कि उसके जो हाथ हैं वो मशीन के चिमटे की भांति कार्य कर रहे थे। मैकेनिकली माने मशीन की भांति काम कर रहे थे, जैसे मशीन के चिमटे काम करते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, मैं आश्चर्य में थी, अनीश जंग कहती है मैं आश्चर्य में थी, क्या वो इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, क्या उन चूड़ियों के महत्व को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिन्हें वो बनाने में मदद कर रही है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये चूड़ी जो थी वो सिंबलाइज हैं, क्या हैं, प्रतीक हैं भारतीय नारी के सुहाग का, ठीक है। ये जो चूड़ियां हैं वो भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक हैं। एस्क्यूपेशियसनेस इन द मैरिज, जो विवाह के दौरान पहनाई जाती हैं, ठीक है ना। इट विल डॉन एट हर सडनली वन डे, इसे सब ज्ञात हो जाएगा, यानी कि उसे सब मालूम हो जाएगा जब अचानक एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद द रेड वेल, जब उसके एक मिनट, हाँ, जब उसे लाल घूंघट पहना दिया जाएगा, यानी लाल घूंघट से उसका सर ढक दिया जाएगा। हर हैंड डाइड विद रेड हिना, और जब लाल मेहंदी से उसके हाथ रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर वेट्स, और जब उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी तो एक दिन उसे सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। इट विल डॉन, सब उसे पता चल जाएगा। आगे देखिए। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उन्हीं महिलाओं की तरह जो उसके बगल में थी। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत पहले बनकर आई हैं। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर राइस्ट, अब भी उनके कलाइयों में चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। देखिए आगे, मतलब उनकी गरीबी का एक चरम सीमा को दिखाते हुए कहते हैं, अनीस जंग दिखाते हुए कहती हैं, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ऐसी थी उनकी जिंदगी, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, यानी कि वो ऐसी आवाज़ में कहती हैं जिसमें आनंद की कोई आभा ही नहीं थी। ऐसी आवाज़ में, टूटी फूटी आवाज़ में वो कहती कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन फुल मील इन हर लाइफ टाइम, यानी कि अपने पूर्ण जीवन में कभी पेट भर खाना का आनंद नहीं लिया है। दैट वॉट सी हैज़ रीप्ड, और यही कारण है कि उन्हें वो सब सहना पड़ रहा है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका जो पति होता है, जो बूढ़ा हो चुका होता है, फ्लोइंग बियर्ड, अपनी दाढ़ी को लहराते हुए, अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ी के सिवा कुछ जानता ही नहीं। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और जो कुछ मैं कर पाया, देखिए ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैं कर पाया, इज ए मेक ए हाउस, तो मैं क्या कर पाया, मैं एक घर बना पाया, फॉर द फैमिली, एक घर के लिए, यानी मेरे परिवार के लिए एक घर बना पाया, टू लिव इन माने रहने के लिए।
Hearing him one wonders, उसकी आवाज़ को सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ जाती हूँ. If he has achieved what many have failed, यानी कि लेखिका उसकी बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि उसके पास वो है जिसको प्राप्त करने में बहुत से लोग मैनी हैव फेल्ड, बहुत से लोग असफल हो चुके हैं इन देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में. अर्थात बहुत से लोग घर बनाने में असफल रहते हैं लेकिन उसके पास अपना खुद का घर था. ठीक है. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर छत थी. ठीक है. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट. देखिएगा, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी यानी कि पैसे ना होने की झुंझलाहट या चीख. टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन हिज बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस को चालू रखने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ भी करना, एनीथिंग, कुछ भी करना, टू डू एनीथिंग. ठीक है. ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के लिए कुछ भी करना. नॉट इवन इनफ, ये पर्याप्त नहीं था. टू ईट माने उनके खाने के लिए, यानी भोजन प्राप्त करने के लिए ये सब आवश्यक या पर्याप्त नहीं था. रिंग्स इन एवरी होम, और यही प्रत्येक घर का लेखा जोखा था, यही प्रत्येक घर का घेरा था, या प्रत्येक घर में ऐसा ही था. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन होते हैं, जो युवा व्यक्ति होते हैं, वो इको माने प्रतिध्वनित करते हैं, द लेमेंट माने दुख को, ऑफ देयर एल्डर्स यानी कि जो उनके घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके दुख को क्या करते हैं, दोहराते हैं. ठीक है. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. ठीक है. जो यंग मैन होते हैं वो बड़ों के दुख को दोहराते हुए प्रतीत होते हैं. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ में कुछ नहीं बदला. ठीक है ना. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ में या समय की गति के साथ थोड़ा सा बहुत बदलाव हुआ है या ना के बराबर बदलाव हुआ है. इट सीम्स इन द फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में ऐसा ही लगता है. ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग यानी कि मस्तिष्क को दबाव में ला देने वाला कठोर परिश्रम, हैव किल्ड यानी कि मस्तिष्क को दबाव में ला देने वाले कठोर परिश्रम ने मार दिया है. आर इनिशिएटिव यानी कि उनकी जो आंतरिक शक्तियां हैं, या एबिलिटी टू ड्रीम या उनके सपने देखने की जो क्षमता है, उन सबको मार दिया है. किसने मार दिया है? मस्तिष्क को प्रेशर में ला देने वाले कठोर परिश्रम ने. ठीक है. आगे देखिएगा. व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इन ए कोऑपरेटिव. तो अनीस जंग कहती हैं तुम लोग एक संस्था का निर्माण क्यों नहीं कर लेते, तुम लोग संस्था में बंद क्यों नहीं जाते. आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, यानी कि मैं उनमें से एक युवा व्यक्ति से पूछती हूँ जो उसी कुचक्र में फंसे हुए थे. ठीक है ना. मध्यम वर्ग के उसी कुचक्र में फंसे हुए थे. विशियस सर्कल माने कुचक्र. हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फॉरफेदर्स, जो अपने पिताजी की दी हुई या अपने पूर्वजों की दी हुई कुचक्र में या कुरीतियों में फंसा हुआ था. उनमें से एक व्यक्ति से वो पूछती हैं कि तुम लोग संस्था का निर्माण क्यों नहीं करते. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम संस्था का निर्माण कर भी लें, वी आर वंस, तो हम उन लोगों में हमारी गिनती हो जाएगी. किन लोगों में हो जाएगी? देखिएगा. तो हमारी गिनती उन लोगों में हो जाएगी हु विल बी हॉल्ड अप, जिन्हें कैद कर लिया जाएगा बाय द पुलिस के द्वारा. बीटन, पीटा जाएगा. एंड ड्रैग टू द जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि कुछ आपराधिक मामले करने के जुर्म में हम लोगों को पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा, अंदर डाल दिया जाएगा. जैसे वो कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं था, कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला नहीं था. नो वन यानी कोई ऐसा नहीं था हु कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सके. सी थिंग्स, चीज़ों को देखने में या उनका दृष्टिकोण बदलने में. डिफरेंटली माने भिन्न रूप से, यानी कि उनके बीच में कोई ऐसा नहीं था जो उनका नजरिया बदल सके. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे, उनके पिताजी भी ऐसे हैं जैसे वे हैं. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल, उनकी जो बातें होती हैं वो एंडलेसली होती हैं, यानी कि ऐसी बातें होती हैं जो जिनका कभी अंत ही ना हो. स्पायरल माने घुमावदार होती हैं, जिनका कभी अंत ही ना हो. दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो भुखमरी से शुरू होती हैं, अपैथी उदासीनता से की ओर आती हैं, और लालच की ओर जाती हैं. और लालच से कहाँ की ओर जाती हैं? अन्याय की ओर जाती हैं. ठीक है. यानी कि वो ऐसी बातें करते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती, और स्पायरल, और इस प्रकार घुमाव मतलब इस प्रकार घेरे में रहती हैं जैसे कहाँ से शुरू होती हैं? भुखमरी से शुरू होकर उदासीनता की ओर जाती हैं, उदासीनता से लालच की ओर जाती हैं, और लालच से अन्याय की ओर जाती हैं. ठीक है. उनकी बातें. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, उनकी बातों को सुनने के बाद मैं दो भिन्न भिन्न संसार को देखती हूँ. वन ऑफ द फैमिली, उनमें से एक परिवार, कॉट इन वेव ऑफ पॉवर्टी, जो
यानी कि एक परिवार जो वेब ऑफ पॉवर्टी यानी कि जो भुखमरी के कुचक्र में फंसा हुआ है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो स्टिग्मा ऑफ कास्ट में दबा हुआ है, बोझ तले दबा हुआ है, यानी कि जात के बोझ तले दबा हुआ है, इन विच दे आर बॉर्न, यानी कि जिन जाति में वो पैदा हुए हैं, जन्मे हैं। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और एक साहूकारों का कुचक्र है, विशियस सर्कल। देखिए साहूकारों का एक दुष्ट समूह है, द मिडिल मैन, और एक मध्यम वर्गीय लोगों का समूह है, द पुलिसमैन, एक पुलिसमैन लोगों का समूह है, यानी कि रक्षकों का समूह है, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेटर्स, ब्यूरोक्रेटर्स क्या होते हैं, संवाददाता, एंड पॉलिटिशियंस, और राजनीतिकों का समूह है, यानी कि इन सब का एक समूह है। ठीक है, एक समूह है किन लोगों का, एक समूह है उन लोगों का जो भुखमरी में पैदा हुए हैं, जो जाति के बोझ तले दबे हुए हैं, और एक समूह है साहूकारों का, मिडिलमैन का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले हैं, जो संवाददाता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, एक इन लोगों का समूह है। वो उनको दो दुनिया दिखाई देते हैं, इन एक दुनिया में ये गरीब लोग रहते हैं, एक दुनिया में ये धनी लोग रहते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, इन लोगों ने साथ में द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन, यानी कि ऐसा बोझ लाद रखा है, इम्पोज माने लाद रखा है, द बैगेज माने ऐसा बोझ, ऑन द चाइल्ड माने इन बच्चों पर, इस बच्चे पर, दैट कैन नॉट पुट डाउन, जिससे वो कभी त्याग ही नहीं सकता, या उस बोझ को कभी उतार ही नहीं सकता, बिफोर ही इज अवेयर, जब तक वो जागरूक ना हो जाए। ही एक्सेप्ट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इसी बोझ को ऐसे ही स्वीकार करता है प्राकृतिक रूप से जैसे उसके पिता ने स्वीकार किया था, यानी कि इन दुखों को, इन स्थितियों को, इस जाति के बोझों को, इस भुखमरी को, गरीबी को, ठीक है, ऐसे स्वीकार कर लेते हैं इनके बच्चे जैसे उनके पिता ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड डू मीन टू डेयर, यानी कि कुछ अलग करना उनके लिए हिम्मत का काम था। ठीक है, वुड मीन टू डेयर माने हिम्मत का काम था, कुछ अलग करना उनके लिए हिम्मत का काम था। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो हिम्मत करना, डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, यानी कि जो हिम्मत करना था वो उनकी विरासत का या उनकी रीत का अंग नहीं था। ठीक है ना, नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, यानी कि उनके बड़े होने का या उनकी रीत का अंग नहीं था। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश, और जब मैं आई सेंस, मैं देखती हूँ, ए फ्लैश, एक झलक, ऑफ इट, इसकी, इन मुकेश में, यानी कि जब मैं मुकेश में इसकी झलक देखती हूँ, इस चीज़ों को अन्य रूप से जो देखता है मुकेश, जब मैं इसकी झलक मुकेश में देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो क्या कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा। रिपीट्स, वो दोहराता है, कहता है ना मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा, उसके आगे फिर यहाँ कहानी खत्म होने वाली है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और लर्न कर लेगा, यानी सीखेगा मोटर बनाना। ठीक है, बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज था उसके घर से बहुत दूर था। आई विल वॉक, कहता मैं जाऊँगा, पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, अब उनके परिवार से कोई पूछ देता है जहाज तो नहीं उड़ाना चाहते हो, हैं, जहाज उड़ाने का सपना तो नहीं देख रहे हो। अब देखो उसके सपने को, उसकी अपेक्षाओं को मतलब दबाया जा रहा है, तो कहते हैं हवाई जहाज उड़ाने का सपना तो नहीं देख रहे हो। ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। नो, कहता ना। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, यानी कि जमीन पर देखते हुए कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इन इज स्मॉल मर्मर, वो बुदबुदाते हुए कहता है देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, वो शर्मिंदा होकर कहता है दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, यानी कि जो उसकी शर्मिंदगी जो अभी उसके दुख में नहीं बदली है, उसी वो एम्ब्रेसमेंट में कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, लगातार उसकी आंखों में कार वाले सपने आ रहे हैं। ठीक है, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो अपनी गलियों में जिन कारों को दौड़ते हुए देखता है। ठीक है, अपने टाउन में, कस्बे में। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, लेकिन फिरोजाबाद की गलियों से कुछ ही जहाज उड़ते हैं। यहाँ से आपका पाठ का अंत हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपको सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, और क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।